चलिए, लास्ट क्या था टॉपिक अपना, क्या पढ़ रहे थे हम? स्थिति विस्तार के बारे में था कि राजस्थान का जो स्थिति विस्तार है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लोकेशन और एक्सटेंशंस है, ये टॉपिक चल रहा था। और उसमें कहाँ तक हो चुका था? नेमिंग प्रोसेस चल रहा था, नामकरण की प्रक्रिया चल रही थी। ठीक है, वहां तक कुछ देखा था अपन ने नेमिंग प्रोसेस के बारे में, नामकरण की प्रक्रिया के बारे में। क्या चीजें देख ली थी नेमिंग प्रोसेस में, नामकरण की प्रक्रिया में? ठीक है, इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में जो राजस्थान के इस भूभाग के लिए कौन कौन से नामकरण है, उसमें से दो नाम हमने देखे हैं। फिर यही है। ठीक है, एक तो हमने देखा है कि मरुकांतार है, और मरुकांतार जो है वो शब्द हमें मिलता है महर्षि वाल्मीकि की जो वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण में इस भूभाग के लिए हमें मरुकांतार शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद में दूसरा है राजस्थानीय है। तो राजस्थानीय जो उल्लेख है हमें ये देखने को मिलता है हाथीबाड़ा गोसुंडी इंस्क्रिप्शन से। हाथीबाड़ा गोसुंडी शिलालेख है, और शिलालेख कवि श्यामल दास, डी.आर. भंडारकर, है ना, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी देता है। इन चीजों के बारे में हम लिख चुके हैं, यहां तक ही था। चलिए, तीसरा हेडिंग डाल दो, राजस्थानी यादित्य। तीसरा हेडिंग डाल दो, राजस्थानी यादित्य। क्लियर है? राजस्थानी यादित्य। अब ये जो राजस्थानी यादित्य शब्द है, ये शब्द हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो हमारे इस भूभाग के लिए हमने राजस्थानी यादित्य शब्द का जो उल्लेख किया, ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो हमारे पास में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्क्रिप्शन पड़ता है, बसंतगढ़ शिलालेख है। तो सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक इंस्क्रिप्शन है बसंतगढ़। कौन सा इंस्क्रिप्शन है आपके पास में? बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है, बसंतगढ़ शिलालेख है। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इस बसंतगढ़ शिलालेख में हमारे इस भूभाग के लिए राजस्थानी यादित्य शब्द का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें कब का प्राप्त हुआ है? तो हम कहते हैं 1682 विक्रम संवत। हाँ, विक्रम संवत है ये। कब का है? विक्रम संवत, जो आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 57 ईयर क्या चलता है, ये आगे चलता है। तो विक्रम संवत में हमें कब देखने को मिला है? 1682 में हमें ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है। और ये इंस्क्रिप्शन हमें किसके संदर्भ में जानकारी प्रोवाइड करता है? तो हमारे यहाँ पर एक राजा हुए हैं किंग वर्मलाट। जो राजा वर्मलाट है, और इन राजा वर्मलाट के संदर्भ में ये क्या करता है? जानकारी हमें प्रोवाइड करता है, हमें जानकारी दे रहा है। और वर्तमान में अगर कभी पूछे कि ये शिलालेख आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो इस शिलालेख को वर्तमान में खीमल माता टेम्पल में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? खीमल माता मंदिर में। बस यहाँ से मेजर जो क्वेश्चंस बन सकता है वो इन्हीं सेगमेंट को लेकर के बनेगा। ठीक, राजस्थानी यादित्य शब्द कहां पर देखने को मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में सिरोही से प्राप्त हुआ है, और 1682 1682 विक्रम संवत का यह शिलालेख है। और यह शिलालेख हमें राजा वर्मलाट के संदर्भ में जानकारी देता है। और यह शिलालेख कहां पर रखा हुआ है? खीमल माता टेम्पल में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बस इसके बारे में आपको इतनी चीजें यहां से ध्यान रखने, इसके अलावा आपको कुछ भी यहां से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिखें फिर, चलिए लिखिएगा। हेडिंग है राजस्थानी यादित्य। राजस्थानी यादित्य।
और आगे डैश करके लिख लो बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन, बसंतगढ़ शिलालेख, नीचे एरो करके लिखना विक्रम संवत 1682, विक्रम संवत 1682, विक्रम संवत 1682 है ना, 1682 का इंस्क्रिप्शन है ये। कितना लिख लिया? हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना नहीं? चलिए इंग्लिश वाले पहले लिखिएगा। द टर्म्स राजस्थानी यादित्य, राजस्थानी यादित्य को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। द टर्म्स राजस्थानी यादित्य is used in is used in is used in used in used in this inscription, used in this inscription, this inscription to refer to this region of Rajasthan, to refer to this region of Rajasthan। ठीक है, हिंदी वाले लिखना। इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में राजस्थान के इस भूभाग के लिए, राजस्थान के इस भूभाग के लिए, राजस्थान के इस भूभाग के लिए, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थानी यादित्य, राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थानी यादित्य, राजस्थानी यादित्य, राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख किया गया है, राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख किया गया है, राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इंग्लिश वाले लिखिएगा दिस इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन provides, this inscription provides, this inscription provides significant historical information, significant historical information, significant historical information regarding, significant historical information regarding King Vermalath, regarding King Vermalath। किंग वर्मलाट, किंग वर्मलाट ऐसे भी लिखते हैं ना, वर्मलाट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, दोनों में से जो भी लिख लो वो ठीक ही है ना, किंग वर्मलाट। ठीक है, अपना हिंदी वाला लिखिएगा। यह शिलालेख, यह शिलालेख राजा वर्मलाट के संदर्भ में, यह शिलालेख राजा वर्मलाट के संदर्भ में, राजा वर्मलाट के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी, राजा वर्मलाट के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है, राजा वर्मलाट के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। तो ये शिलालेख किसके बारे में जानकारी दे रहा है? राजा वर्मलाट के संदर्भ में हमें एक जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, इंग्लिश वाले लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। इट इज करंटली, इट इज करंटली,
इट इज करंटली प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब होता है सुरक्षित रखना। इट इज करंटली प्रिजर्व्ड, इट इज करंटली प्रिजर्व्ड एट द, इट इज करंटली प्रिजर्व्ड एट द खीमल माता टेम्पल इन सिरोही, एट द खीमल माता टेम्पल इन सिरोही। हिंदी वाले लिखिएगा। इस शिलालेख को, इस शिलालेख को सिरोही के, इस शिलालेख को सिरोही के, सिरोही के खीमल माता मंदिर में, सिरोही के खीमल माता मंदिर में, सिरोही के खीमल माता मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, सिरोही के खीमल माता मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। ठीक, ये हमें शब्द याद रखना है किसके संदर्भ में, राजस्थानी यादित्य वर्ड के संदर्भ में। ठीक, अब ऐसा पर्टिकुलर कोई वर्ड तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास में एक व्यक्ति है बड़ा फेमस है, मुहणोत नैणसी। क्या नाम है, मुहणोत नैणसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के रोल में है। और जो मुहणोत नैणसी है, ये दरअसल थे कौन? मुहणोत नैणसी मारवाड़ का एक दरबारी कवि था। कहाँ का था? जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ का दीवान के रूप में कह सकते हैं आप। दीवान था, एक प्रकार का दरबारी कवि के रूप में दीवान था। ठीक है, और ये राजस्थानी लिटरेचर में लिखता था। राजस्थानी लैंग्वेज थी इसकी, राजस्थानी भाषा में ये सारे के सारे अपने ग्रंथ लिखता था। और इसकी जो भाषा की शैली थी, मतलब जिस भाषा का प्रयोग करता था राजस्थानी लिटरेचर में, वो था डिंगल साहित्य। इसका प्रयोग करता था, डिंगल साहित्य का प्रयोग करता था, यानी ये अपनी सारी चीजें डिंगल साहित्य के अंतर्गत लिखता था, है ना। तो अगर कोई पूछे कि इसका जो मेन भाषा थी वो कौन सी थी, डिंगल थी। राजस्थानी लिटरेचर की दो लैंग्वेज है, एक का नाम है डिंगल और एक का नाम है पिंगल। ऐसा कहते हैं कि जब डिंगल की डंकार बजती है तो पिंगल की पुंगी बज जाती है ना। क्या कहते हैं? जब डिंगल की डंकार बजती है तो पिंगल की पुंगी बज जाती, ऐसा राजस्थानी लिटरेचर में कहा जाता है। ठीक है, तो ये दरअसल एक दीवान के रूप में था, और ये जिस व्यक्ति का दीवान था वो थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, है ना। किसका दीवान था? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। तो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का ये क्या था? दरबारी विद्वान था, और इसने अपनी दो प्रमुख बुकें लिखी है, और एक बुक का तो नाम है इसके पास में नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। एक पुस्तक का तो नाम क्या है इसकी? नैणसीरी ख्यात है। ठीक है, ये बड़ी फेमस पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, और इस पुस्तक को लगभग कहते हैं कि 1665 के आसपास में इसने लिखा था। तो 1665 एडी में लिखा है, इसका मतलब 17th सेंचुरी के अंतर्गत लिखी गई ये क्या है?
एक फेमस पुस्तक के रूप में भी आपको देखने को मिलती है। और सेम वही है, मारवाड़ी लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी है? डिंगल साहित्य का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये वो पुस्तक है जिस पुस्तक ने राजस्थान के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानकारी प्रोवाइड दी है हमें। राजस्थान के हिस्टोरिकल, कल्चरल और राजस्थान के लिटरेचर, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो प्रशासनिक तंत्र है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। कौन जानकारी दे रहा है? आंसर होगा मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई जो नैणसीरी ख्यात है। ये बहुत ही फेमस पुस्तक के रूप में जानी जाती है, नैणसीरी ख्यात। तो ये जो पुस्तक है ये हमें राजस्थान के बहुत सारे भौगोलिक ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स है, उन रीजन्स के बारे में हमें एक विस्तृत जानकारी प्रदान करने का काम इसी पुस्तक का आपको देखने को मिलता है। नैणसीरी ख्यात है, बड़ी फेमस पुस्तक मानते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक और भी है इसकी, और उस पुस्तक का नाम है मारवाड़ रे परगणारी विगत। कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि मारवाड़ रे परगणारी विगत नामक जो पुस्तक है उसके रचयिता किसे माना जाता है? आंसर होगा मुहणोत नैणसी को हम लोग क्या मानते हैं? मारवाड़ रे परगणारी विगत के एक रचयिता के रूप में हम लोग देखते भी हैं, इन्हें जानते भी हैं। तो ये दो पुस्तकें बड़ी फेमस है मुहणोत नैणसी की। अब उसमें से ज्यादातर हमें यही पुस्तक पूछी जाती है, नैणसीरी ख्यात नामक पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के बारे में तो नहीं बताया, बट राजस्थान के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताया, जो राजस्थान के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण सोर्स बन जाता है। यानी कि अगर राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य हमें जानना है तो उस भौगोलिक परिदृश्य में हम इस किताब को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये किताब कहीं ना कहीं राजस्थान के उन तमाम जियोग्राफिकल जो लोकेशंस है उसके बारे में भी हमें जानकारी प्रोवाइड कर रही है, जानकारी प्रदान करने का काम करती है। क्लियर है? चलिए नंबर चौथा हेडिंग डालिएगा, मुहणोत नैणसी। हेडिंग क्या डालना? मुहणोत नैणसी। ठीक है, हाँ बस हेडिंग, उसके अलावा बाकी सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं। मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी, ठीक है। इसमें लिखिएगा मुहणोत नैणसी, इंग्लिश वाले लिखिएगा पहले, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी होल्ड्स अ, मुहणोत नैणसी होल्ड्स अ, होल्ड्स अ significant place, significant place, significant place in the study of, significant place in the study of, in the study of Rajasthan's, significant place in the study of Rajasthan's, Rajasthan's history and geography, Rajasthan history and geography, history and geography। क्लियर है? हिंदी वाले लिखिएगा राजस्थान के, राजस्थान के इतिहास एवं, राजस्थान के इतिहास एवं, इतिहास एवं भूगोल के, इतिहास एवं भूगोल के अध्ययन में, इतिहास एवं भूगोल के अध्ययन में, इतिहास एवं भूगोल के अध्ययन में मुहणोत नैणसी का, मुहणोत नैणसी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुहणोत नैणसी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुहणोत नैणसी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुहणोत नैणसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है राजस्थान के इतिहास और भूगोल के जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज करके इंग्लिश वाले लिखिएगा। थ्रू हिज वर्क्स, मतलब इसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, थ्रू हिज वर्क्स, TROUGH, थ्रू हिज वर्क्स, फिर कोमा लगाना, थ्रू हिज वर्क्स he provided, through his works he provided, through his works he provided
he provided a detailed accounts, अकाउंट लिखो, अकाउंट ऑफ द, अकाउंट का मतलब यह खातों से मत लेना है ना, अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल, अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल सोशल कॉमा लगा के इकोनॉमिकल एंड जियोग्राफिकल लैंडस्केप जियोग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग दैट era full stop, ड्यूरिंग दैट era क्लियर। हिंदी वाला लिखिएगा, इन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से, तत्कालीन राजस्थान के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं भौगोलिक स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो ये चीज इतनी डिटेल से क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या लॉजिकल कारण है कि हम जो चीज भी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डिटेल से देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अभी जिस लेवल तक के क्वेश्चंस सेट किए जा रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत, और वैसे हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, ग्रेड फर्स्ट के लिए हमारे सिलेबस का जो पार्ट है, हमारे सब्जेक्टिव वाले पार्ट में क्वेश्चंस का लेवल हमें कैसा भी दे सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर आपको एक सिंप्लिसिटी के साथ में क्वेश्चंस दे देगा, आपका लेवल बहुत ही ज़्यादा देगा वो। और जब लेवल हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ दिया जा रहा है, तो हमें अब आवश्यकता है गहराई के साथ पढ़ने की, डिटेल्ड स्टडी करने की। प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा सा फेस होता है कि अपने में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं, वो डिटेल चीज़ें पढ़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस कुछ शॉर्ट चीज़ें उनको मिल जाए और वो उन चीज़ों को भुना करके आगे का काम कर ले, जबकि ये प्रोबेबिलिटीज़ नहीं है, ये संभावना नहीं हो सकती है कि आप किसी भी चीज़ को शॉर्टनेस के साथ में पढ़ करके, कम वैल्यूएबल में चीज़ें पढ़ करके आप ये समझ पाओ कि फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये भी इस टाइम तो पॉसिबल नहीं है। इस टाइम तो क्या कभी भी पॉसिबल था ही नहीं, बस हमारे पास में ये था कि हमने उसको सिंप्लीफाई कर रखा था। ठीक, अभी जिस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चंस पेपर सेट किया जा रहा है, उस तरीके से देखते हो तो 40% मार्क्स नहीं आ रहे लोगों के, पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी विडंबना भी है कि जब कभी भी स्टूडेंट्स के पासिंग मार्क्स नहीं आते और वो दरअसल इस कारणों से फेल हो जाता है।
आप में से कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए मेरे पास हैं कि आपने बहुत जगह चीजें सारी पढ़ करके देखी है, इसलिए हो। ये दो तो इसी कारणवश है, इन्होंने बहुत जगह पढ़ करके देख लिया, कितने नंबर से चूक गए। और मैंने आपको उस बैच में क्या कहा था, कहा था ना, इसलिए मेरे पास है आज। नहीं, मैंने एक्चुअल में इनको ये कहा था कि सिलेक्शंस के लिए आपका तरीका अच्छा नहीं है। आपको अंततः आप जिस मेथड्स के साथ चल रहे हो वो मेथड आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल चेंज करना चाहिए, इसमें परिवर्तन आपको कर लेना चाहिए। और अगर इन्होंने परिवर्तन कर लिया होता तो मात्र 12 नंबर से चुके हैं। कितने नंबर से? 12 नंबर से। 12 नंबर का मतलब है कि 6 प्रश्न चुके हैं। और अब ये वो 6 प्रश्न की वैल्यू जो है ये बहुत अच्छे से जानने लग गए कि उन 6 प्रश्नों की प्रॉपर वैल्यू क्या हो सकती है, वो 6 प्रश्न हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसकी वैल्यू इनको आज समझ में आ रही है। यहाँ कंपटीशन में स्टार्टिंग में नीचे कचरे की बात ही नहीं करनी है हमें, दुनिया भर का कचरा भरा पड़ा है नीचे, उसकी हमें चर्चा ही नहीं करनी है। कॉम्पिटिशन्स में जो रियल वैल्यूज है वो एक एक क्वेश्चंस की वैल्यूज है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको एक एक प्रश्न पर गौर करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम डिटेल से चीजें पढ़ रहे हैं। बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि आपको लैंग्वेज पढ़नी है। फैक्चुअल पेपर सेट होता है तो फिर आपका माइंड भी फैक्चुअल काम करता है, लेकिन जब लैंग्वेज के रूप में पेपर को सेट किया जाता है तो लैंग्वेज में हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना ये बन जाती है कि हम लोग उस पेपर के लैंग्वेज को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, उसको प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, और वो लैंग्वेज हमारे लिए एक बैरियर बन जाती है, बाधा बन जाती है। और कुछ विषय ऐसे है भी, जैसे ज्योग्राफी एक टेक्निकली सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंग्लिश के वर्डों का प्रयोग करना पड़ेगा। साइंस एक टेक्निकली सब्जेक्ट है ना, उसमें यहाँ पर आपको शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। विदाउट शब्दों के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते, चल नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलिए इसी में लिखना इंट्रोडक्शन, परिचय, इसी के बारे में, मूणोत्नयन के बारे में। हेडिंग नहीं डालना है, ऐसे बड़ी हेडिंग नहीं, छोटी हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन आगे डैश करके लिखना। हाँ, बड़ी हेडिंग नहीं डालनी है, लिखना मूणोत्नयन वाज, मूणोत्नयन वाज वाज रेनोवेटेड रेनोव होता है, रेनोव, उसके आगे पीछे एडी और लगा दो, रेनोवेटेड हिस्टोरियन, हिस्टोरियन कॉमा एडमिनिस्ट्रेटर, हिस्टोरियन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिटरेचरर, एंड लिटरेचरर ऑफ द, एंड लिटरेचरर ऑफ द 17th century, ऑफ द 17th century, 17th century 17वीं शताब्दी का ही है ये। चलिए हिंदी वाले लिखिएगा, मूणोत्नयन से, मूणोत्नयन से 17वीं शताब्दी के, मूणोत्नयन से 17वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार, 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार कॉमा प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, भाई एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना प्रशासक, एवं एवं साहित्यकार थे, एवं साहित्यकार थे, एवं साहित्यकार थे। तो वो हिस्टोरियन भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और हमारे पास में लिटरेचरर भी थे, साहित्यकार भी थे। किस सेंचुरी के? 17th सेंचुरी के, है ना, 17वीं शताब्दी के। पैराग्राफ चेंज करके इंग्लिश वाले लिखिएगा, ही सर्व्ड एज द, सर्व्ड, he served as the
एज द दीवान, सर्व्ड एज द दीवान, ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर, सर्व्ड एज द दीवान, ब्रैकेट में प्राइम मिनिस्टर, ब्रैकेट बंद, प्राइम मिनिस्टर 2 महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, कॉमा लगाना, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, द रूलर, रूलर का मतलब शासक से, वो रूलर ग्रामीण वाला मत लेना, है ना, द रूलर ऑफ मारवाड़, द रूलर ऑफ मारवाड़, ब्रैकेट में जोधपुर, द रूलर ऑफ मारवाड़, ब्रैकेट में जोधपुर, जोधपुर। हिंदी वाले लिखिएगा, वे मारवाड़, वे मारवाड़, ब्रैकेट में जोधपुर, जोधपुर के शासक, के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इंग्लिश वालों ने फर्स्ट लिखा है क्या, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट? नहीं लिखा तो लिख लेना, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, प्रथम के दीवान, जसवंत सिंह प्रथम के दीवान, ब्रैकेट में प्रधानमंत्री, जसवंत सिंह सेकंड के दीवान, ब्रैकेट में प्रधानमंत्री थे, अभी है नहीं, पास्ट टाइम्स में। चलिए लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना, ही इज ऑल्सो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द, he is also regarded as the first systematic, regarded as the first systematic historian of Rajasthan, first systematic historian of Rajasthan, first systematic historian of Rajasthan। हिंदी वाले लिखना, इन्हें राजस्थान का, इन्हें राजस्थान का प्रथम व्यवस्थित, इन्हें राजस्थान का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार भी, प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार भी, प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार भी माना जाता है, प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार भी माना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके एक हेडिंग डालना, मेजर वर्क्स, मतलब प्रमुख ग्रंथ या कृति, ऐसा कुछ भी लिख लो। और उसमें नंबर ए करके हेडिंग डाल दो, नैणसीरी ख्यात, प्रमुख ग्रंथ, और उसमें ए करके हेडिंग डाल देना नैणसीरी ख्यात, मेजर वर्क्स, और उसमें डाल देना नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। ठीक है, नीचे लिखना पीरियड ऑफ कंपोजिशन, पीरियड ऑफ कंपोजिशन, हिंदी वाला लिखना रचना काल बराबर, पीरियड ऑफ कंपोजिशन रचना काल बराबर। भाई इन्होंने कब लिखा था, 1665 से लेकर के 1670, तो ऐसे लिख लो, नीचे आगे डैश करके लिखना 1665 टू 1670 एडी, 1665 से लेकर के 1670 एडी, 1665 से लेकर के 1670 एडी। ब्रैकेट में लिख लो अप्रोक्सीमेट, लगभग, अप्रोक्सीमेट लगभग।
65 से लेकर के 70 के बीच में इन्होंने क्या लिखी है, नैण सीरी ख्यात। नीचे मतलब इसी में नीचे लिखना लैंग्वेज भाषा बराबर, लैंग्वेज भाषा बराबर, मतलब इनकी भाषा कौन सी थी, लैंग्वेज भाषा बराबर कौन सी लैंग्वेज है, राजस्थान मारवाड़ी लिखो और मारवाड़ी के ब्रैकेट में लिख लेना डिंगल, डिंगल। डिंगल है ना, भाषा बराबर डिंगल, मतलब मारवाड़ी ब्रैकेट में लिखना डिंगल। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखना इट कंटेन्स, कंटेन्स it contains detailed account of, detailed account of, detailed account of various dynasties, various dynasties, various dynasties comma rulers, dynasties, rulers comma wars, wars, genealogies, वंशावलियां होती है ना, genealogies, and historical event, historical events of Rajasthan, and historical events of Rajasthan, event of Rajasthan। इसमें राजस्थान के, हिंदी वाले लिखना है, इसमें राजस्थान के विभिन्न राजवंशों, विभिन्न राजवंशों कौमा शासकों, विभिन्न राजवंशों कौमा शासकों कौमा युद्धों, कौमा लगा करके वंशावलियों एवं, वंशावली, वंशावली नहीं समझते क्या, वंशावलियों एवं, वंशावलियों एवं ऐतिहासिक घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है, 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 ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखना इट इज कंसिडर्ड, it is considered a highly significant, it is considered a highly significant, it is considered, it is considered a highly significant, significant and authentic text, and authentic text on the history of Rajasthan, on the history of Rajasthan, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिंदी वाले लिखिएगा राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का
इतिहास का यह अत्यंत, राजस्थान के इतिहास का यह अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इन्हीं की एक दूसरी कृति है मारवाड़ परगणारी विगत, तो बी करके लिखना, मारवाड़ परगणा री विगत, मारवाड़ परगणा री विगत। मारवाड़ परगणा री विगत। लिखना, इसमें नीचे एक ही लाइन लिखनी है कॉमा करके, इसमें तो लिखना दिस इज दिस इज दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट, दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट, दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट, अनदर सिग्निफिकेंट बुक, अनदर सिग्निफिकेंट बुक, अनदर सिग्निफिकेंट बुक। हिंदी वाले लिखिएगा, यह एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा अबुल फजल, सुना है क्या? अबुल फजल का तो नाम सुना ही होगा, नहीं सुना? मुणोत नैणसी को हम राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। अगर कोई हमें पूछे कि किस व्यक्ति को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, आंसर क्या होगा? मुणोत नैणसी। ठीक है, नीचे नोट करके एक लाइन लिखना, मुणोत नैणसीज, मुणोत नैणसीज, मुणोत नैणसीज, मुणोत नैणसीज known as the मुणोत नैणसीज known as the known as the known as the अबुल फजल ऑफ राजस्थान, अबुल फजल ऑफ राजस्थान। मुणोत नैणसी इज नोन एज द अबुल फजल ऑफ राजस्थान। हिंदी वाले लिखना, मुणोत नैणसी को, मुणोत नैणसी को राजस्थान का, मुणोत नैणसी को राजस्थान का, राजस्थान का अबुल फजल, मुणोत नैणसी को राजस्थान का, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, नीचे एक लाइन इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो, कहीं तो काम आएगी। मुणोत नैणसी ने एक तो लिखा था अकबरनामा, अगर कोई पूछे कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो आंसर क्या होगा? अकबरनामा, नाम नहीं, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? मुणोत नैणसी के द्वारा। एक इसने लिखा था आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी,
आइन ए अकबरी है ना, आइन ए अकबरी। ये दोनों लिटरेचर किसने लिखे हैं, जो दोनों साहित्य ग्रंथ है, ये किसने लिखे हैं, अबुल फजल ने लिखे हैं। नीचे लिख लो अबुल फजल और नीचे लिखना फेमस बुक, प्रसिद्ध पुस्तकें। और नंबर पहला अकबरनामा, नंबर सेकंड आइन ए अकबरी। तो दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक तो अकबरनामा और दूसरी आइन ए अकबरी। किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? डिटेल्ड हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है? हाँ? इतना तो पढ़ना पड़ेगा, फिर इतना बिना पढ़े हुए काम नहीं चलेगा, इतना तो हमें पढ़ना ही है। अगर हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे तो मामला चलने वाला नहीं है। हाँ? इतना हमें श्योरिटी के साथ में पढ़ना ही पढ़ना है, बिना किसी किंतु परंतु किए हुए, नॉट इफ एंड बट। ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, भूगोल विषय पढ़ना है हमें, नहीं? चलिए आगे बढ़े फिर। कितने हो गए पॉइंट हमारे? 4। पांचवा पॉइंट है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीर भाण रत्नु। क्या नाम है? वीर भाण रत्नु। तो हेडिंग डाल दो वीर भाण रत्नु। ऐसे भी लिखते हैं रत्नु, है ना? दोनों लिख लो, दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं है इसमें। वीर भाण रत्नु। ठीक। और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राज रूपक। आवाज नहीं करनी है पीछे से। आप भी वो होता है ना, कांस्टेबल ने, पुलिस ने पटवारलाई की तैयारी करने वाला है, वो लोग ऐसे आवाज ची 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 करते हैं। हाँ, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी के लिए बैठे हो और दिमाग लगा रहे हो फिर ऐसे, शांति के साथ में थोड़ा सा। ठीक है, इसने पुस्तक कौन सी लिखी है? राज रूपक। तो अगर प्रश्न पूछे कि राज रूपक किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर क्या होगा? वीर भाण ने कौन सी पुस्तक लिखी है आपकी? राज बुक लिखी है, राज रूपक लिखी है। और इसको भी किस साहित्य के अंतर्गत लिखा है? तो डिंगल साहित्य में लिखा है, डिंगल लैंग्वेज में। तो भाषा तो कौन सी है इसकी? डिंगल भाषा है। और डिंगल भाषा आपको पता ही है किसकी है? हाँ, राजस्थानी लिटरेचर की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हमारे पास में कौन सी है? डिंगल साहित्य। तो उसी डिंगल साहित्य में इन्होंने कौन सा लिखा है? राज रूपक लिखा है। इस राज रूपक से हमें राजस्थान के बारे में तो ऐसा तो है नहीं कि कोई शब्द के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियन ऐसा भी लिखते हैं कि ये वो वर्ड है जिसने इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस किया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वर्णन करने का काम भी किया है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा भी, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि इन्होंने राजस्थान शब्द भी लिखा है इस पुस्तक के अंतर्गत, बट ऐसा हमें कोई पर्टिकुलर इनकी किताब से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बट इन्होंने, हाँ, राजस्थान तो नहीं, बट राज राज करके बहुत सारे शब्द इन्होंने अपने बुक में क्या किए हैं? यूज किए हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग है वीर भाण रत्नु, और आगे डैश करके लिख लो राज रूपक। वो नहीं लिखना, डिंगल लैंग्वेज नहीं लिखना आपको, वो अभी अपन लिखेंगे। ठीक, राज रूपक हो गया। पैराग्राफ में नीचे लिखना राज रूपक, राज रूपक अथोरेड, अथोरेड या ऑथराइज लिख लो, ऑथराइज की जगह अथोरेड लिख लो। अथोरेड बाई, अथोरेड बाई वीर भाण रत्नु, अथोरेड बाई वीर भाण रत्नु, होल्ड अ
hold a significant place in hold a significant place in significant place in significant place in the study of significant place in the study of historical evolution of term राजस्थान ठीक है। हिंदी वाले लिखिएगा, राजस्थान शब्द के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन राजस्थान शब्द के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन में ऐतिहासिक विकास के अध्ययन में वीरभाण रत्नु द्वारा ऐतिहासिक विकास के अध्ययन में वीरभाण रत्नु द्वारा रचित ग्रंथ वीरभाण रत्नु द्वारा रचित ग्रंथ राजरूपक का वीरभाण द्वारा रचित ग्रंथ राजरूपक का महत्वपूर्ण स्थान है। राजरूपक का महत्वपूर्ण स्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है क्योंकि राजस्थान के हिस्टोरिकल चीजों के बारे में एक सिग्निफिकेंट स्टडी करने का भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इट इज कंसिडर्ड या कंसिडर्ड, ऐसे नहीं, इट इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट सोर्सेज या सोर्सेज नहीं, सिग्निफिकेंट सोर्स फॉर द study of the naming of Rajasthan and the literally uses of the word Rajasthan हिंदी वाले लिखिएगा, राजस्थान के नामकरण एवं राजस्थान शब्द के साहित्यिक स्रोतों के या साहित्यिक प्रयोग के, ऐसे लिख लो, स्रोतों के छोड़ो, साहित्यिक प्रयोग के अध्ययन में यह एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अध्ययन में यह एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नीचे लिखना, लैंग्वेज भाषा बराबर डिंगल, और पैराग्राफ चेंज करके पीरियड ऑफ कंपोजिशन रचनाकाल बराबर अराउंड 1788 1788 अराउंड 1788 एडी लगभग 1788 ईस्वी, ब्रैकेट में लिख लो अप्रोक्स 18th सेंचुरी, लगभग 18वीं शताब्दी, है ना।
देखिए इससे पहले मूणोत नैणसी है जो आपके पास में 17th सेंचुरी में है। नैणसी कब है? 17वीं शताब्दी में। और वीरभाण रत्नो कब है आपके पास में? 18th सेंचुरी के अंतर्गत है। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाता है। और ये भी कोई राजस्थान के बारे में ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज नहीं कर रहा है, बट इसके जो द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से हमें राजस्थान के सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल जो सिस्टम है, उस सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सिस्टम के बारे में क्या चलता है, पता चलता है। क्लियर है यहां तक? नहीं? आगे बढ़े फिर? हाँ, ज्यादा हो रहा है? क्यों? घर जाना है? भूख लगी है? हाँ? ना सर, हमें फिक्स कहा गया है कि आपको 1 घंटे क्लास लेनी है। 1 घंटे से थोड़ा बहुत ज्यादा होने पे हमारी क्या फिर क्या ना नींदें खुलने लग जाती है। ऐसा ही है? नहीं है? चलिए, हमने 5 लोगों के बारे में या 5 चीजों पे बात की है। सबसे पहला मरुकांतार। मरुकांतार के बाद में हमने दूसरा किसको लिखा है? राजस्थान ये लिखा है। हाँ। तीसरा राजस्थानी आदित्य, चौथा मूणोत नैणसी, पांचवा वीरबाण। 5 लिखे। अब हमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। हाँ, कल ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द के बारे में बताया है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 एडी में 1800 ईस्वी में राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का क्या किया है? प्रयोग करने का कार्य किया है। तो राजपूताना शब्द के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस था। और इस बात को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम फ्रैंकलिन है। विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी है जॉर्ज थॉमस पे 1805 में। और उस पुस्तक में उसने ये कहा है कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः वो प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में हमें एक व्यक्ति का नाम पढ़ना है, कर्नल जेम्स टॉड। जैसे अपन कॉलोनेल जेम्स टॉड लिखते हैं, कर्नल जेम्स टॉड है। फिर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, और फिर राजस्थान का एक वर्तमान चीज है वो करने पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो नेमिंग प्रोसेस का मामला है वो क्या हो जाता है आपका? कंप्लीट हो जाता है। क्या जो नामकरण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम एक काम करेंगे कि नेमिंग प्रोसेस के संबंध में जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं अब तक एग्जाम में, उनको एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि राजस्थान के नामकरण की प्रक्रिया से संबंधित कौन कौन से मेजर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज हमें बन जाती है। तो उसको लेकर के हम चर्चाएं कर लेंगे। क्लियर है? आज का मामला यहीं तक रखते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।